हाय एवरीवन। तो अभी बेटा मैं आपको बताऊंगी कि नीट बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक्स रखनी है। सबसे पहले आपको बायो की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50% पेपर को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि जितना आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आता है उतना अकेला बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आपको इसको सबसे पहले क्लास में पढ़ना है। तो बुक से पहले आती है आपकी क्लास में आते हैं आपके टीचर और आपके टीचर के हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छे टीचर के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, जैसे मैं आपको क्लास में करवाती हूँ, वो मस्ट है। ठीक है, किसी भी बुक से पहले सबसे पहले आप लेक्चर लगाएंगे। लेक्चर लगाने के बाद आप उसके हैंड रिटन नोट्स क्लास के दौरान ही बनाएंगे, बाद में नहीं बनाएंगे, एंड उसको फिर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आती है उसी हिस्से को, यानी कि उतने पोर्शन को, उतने टॉपिक को आपको पढ़ना है। द बेस्ट रेफरेंस बुक जो हमारी एनटीए भी फॉलो करती है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और रेफरेंस बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी में और कुछ नहीं चाहिए। योर नोट्स फॉलोड बाय योर एनसीईआरटी। तो जैसे जैसे आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, आप उतने हिस्से को एनसीईआरटी से पढ़ते जाइए, तो दोनों चीजें सिंक में चलेंगी। नोट्स बेटा एनसीईआरटी ही है, बट एनसीईआरटी को समझने के लिए आपके पास वो चीज होनी चाहिए। ये बात होगी बेटा आपकी थ्योरी की। थ्योरी बुक में बस यही चाहिए और आपके प्रॉपर नोट्स चाहिए जो आप क्लास के दौरान बनाएंगे। नेक्स्ट आती है बेटा प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आपको चाहिए वो है पीवाईक्यूज। अब मैं ये नहीं कह रही कि पेपर आपका सारा प्रीवियस ईयर में से ही आता है या सेम क्वेश्चन आता है। सेम कभी नहीं आएगा, कभी भी आज तक सेम क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यहां से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस टॉपिक में से आ रहे हैं। ट्रेंड का पूरा पता चलता है। पता चलता है कि एनसीईआरटी का कौन सा पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबके पास एक पीवाईक्यू की बुक मस्ट है, और स्पेसिफिकली वो पीवाईक्यू वाली बुक लेना जिसमें चैप्टर वाइज दी हो। बिकॉज चैप्टर वाइज बेटा आप पढ़ाई करते हैं। अगर आप 2024 या 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ोगे तो बेटा चैप्टर वाइज ही, तो वहां पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हो, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज दिया हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आज मैंने प्लांट ग्रोथ आपको कराया, आज मैंने सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ रेट के बारे में बात की, तो उतने पोर्शन के पीवाईक्यू तुम आज ही लगा लोगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज में अगर बात करें तो एक बुक पीवाईक्यूज की डेडिकेटेड। सेकंड बुक बेटा जो आपको अपने पास रखनी है, दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बुक। ठीक है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बने हो। हर टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल असर्शन रीजन ज्यादा आए, स्टेटमेंट ज्यादा आई, तो इस बार सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं, स्टेटमेंट ही आएगी। नहीं बेटा, ये सबसे बड़ी भूल होगी टू ओनली प्रैक्टिस assertion reason at this time. You have to practice all the types of question, be it a simple liner question, one liner question, statement based question, diagram based question, match the following. कैसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, तो आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया। और अगर आप इस तरीके से पूरी बायो कर लेंगे ना, लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज किया, उसी पोर्शन को एनसीईआरटी से पढ़ा, बारी बारी रिपीटेशन की, बस इसी चीज को बेटा रिपीट करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। अब इसके बाद कोई और बुक नहीं लेके आनी कि मैंने हाँ लेक्चर भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब मैं किसी और बुक से कर लेता हूँ, किसी और मॉड्यूल से कर लेता हूँ। कुछ नहीं करना है बेटा। रेपिटेशन इज द ओनली की जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। बायो में 360 में से 360 ला सकती है। बायो टफ नहीं है, बायो बहुत आसान है, लेकिन बायो भूल जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, बारी बारी उसी चीज को रिपीट करो। आपने एक बारी कर लिया, अगेन रिवाइज लेक्चर, अगेन बेटा रिवाइज योर एनसीईआरटी, गो फॉर पीवाईक्यूज, गो फॉर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये चक्रव्यूह चलता रहना चाहिए। जितनी बारी ये चक्र चलेगा हर चैप्टर के लिए, उतना ही अच्छा बेटा तुम स्कोर करने वाले हो। ठीक है जी। यार नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ योर टाइम वाइजली, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, और साथ ही साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर रिसोर्सेज। और उसमें एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो मेरे साथ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट बुक्स शुड वी रेफर फॉर केमिस्ट्री व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। देखिए यूजुअली एक ना ऐसा मिसकंसेप्शन होता है हमारे माइंड में कि यार अगर हमें यहाँ पर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इतना मैसिव कंपटीशन है, तो जरूर बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना। और हम इस तरीके से खुद को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि द रियलिटी इज कि सोर्सेज आपके क्लियर, प्रिसाइज और लिमिटेड होने चाहिए, तभी आपकी बेटर एफिशिएंसी और बनती है और आप बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम वैसे ही करने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के बाद केमिस्ट्री के लिए आपको बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स यू आर सपोज्ड टू फॉलो, विद रिस्पेक्ट टू योर सोर्सेस। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे
पहले तो एनसीईआरटी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है. यू हैव टू हैव hard copy as well as a soft copy for your NCERT. केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास 12th दोनों ही आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यार वहाँ तो आपको लाइन बाय लाइन यू शुड बी एबल टू डिकोड एवरीथिंग विच इज रिटन इन एनसीईआरटी. करेक्ट. और इसमें आपकी कुछ बुक्स हेल्प करती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हुआ स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. उसमें क्या किया है कि आपके इस तरीके से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिल जाएंगे. तो ये एक बुक मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ विच इज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, क्योंकि वहां पर हर सब टॉपिक वाइज आपको ऐसे काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट दैट इज ऑल्सो एनसीईआरटी बेस्ड ओनली. करेक्ट. तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए. फिर नेक्स्ट जरूरी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. अभी मैं हर एक स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपको यही सीक्वेंस भी फॉलो करना चाहिए पढ़ते हुए, कि पहले आप डीपीपीज प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करिए, देन मूव टू एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम. एट द सेम टाइम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अभी स्पेशली रीसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें, पेपर का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आ जा रहे हैं. और फिर देखिए आपकी प्रिपरेशन अधूरी है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस नहीं किया है. बहुत जरूरी है कि लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर देख रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर सेपरेट बुक होना चाहिए जहां मिनिमम लास्ट 10 ईयर पेपर्स तो हैं ही, और यहां से हमारा ना वो मिरर टेस्ट हो पाता है, हमें समझ आ पाता है कि यार हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां से हमारी रियल कंडीशनिंग होती है और सही टेम्परामेंट बिल्ड हम कर पाते हैं. इसी के साथ साथ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, जैसे मैंने पहले भी कोट किया, इज अ वेरी गुड बुक. वहां पर क्योंकि आपको एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं. करेक्ट. तो इसीलिए आपको उस बुक से मदद हो जाएगी स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं तो एमएस चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इसके बाद जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वी आल्सो हैव एनके अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. लेकिन प्रेपरेशन के दौरान हमारे पास टाइम होता है लिमिटेड, और ये बुक रेफरेंस बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं. द कंटेंट एंड जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि इन तीनों ही बुक्स में सारा का सारा कंटेंट एक नीट एस्पिरेंट के लिए नहीं है. इसका मतलब आपके लिए बुक्स तो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ से आपको सब कुछ नहीं करना है. मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एनके अवस्थी के साथ इतना ज्यादा उलझ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि वो सेम ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस या तो कर देते हैं या फिर लेवल 3-4 तक पहुंच जाते हैं, और जबकि उस तरीके के क्वेश्चंस कभी आज तक ना तो एग्जाम में पूछे गए हैं, जेईई एडवांस में भी नहीं आए हैं, और ना ही कोई स्कोप बनता है आगे पूछे जाने का. इसका मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम जब वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं. कहीं ना कहीं ऐसा सेल्फ डाउट होता है कि यार पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, बट हम तो क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पा रहे हैं ना, जबकि वैसा क्वेश्चन कभी आने ही नहीं वाला है. तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं, राइट, अगर आप एक अच्छे एजुकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली आप लेक्चर्स के लिए किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, अब वहां पर वो आपको डीपीपीस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैं कभी भी कोई यूनिट पढ़ाती हूँ तो ये जितने स्टैंडर्ड रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए ना, चाहे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, चाहे एमएस चौहान है, बीट एनके अवस्थी और जेडी ली, यहाँ से जितने क्वेश्चंस आपके लिए एक नीट एस्पिरेंट के लिए बनते हैं वो सब कुछ हमारे डीपीपीज में पहले इंक्लूडेड रहते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपको क्लियर प्रिसाइज एक जगह मिल जाता है जहां पर वही क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्चुअली अटेम्प्ट करने चाहिए, विच सेव्स योर टाइम, विच सेव्स योर एनर्जी. ऑल्सो आप सही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर काम करते हैं. तो इसीलिए डीपीपीएस को पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए, और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ दैट यही आपका फ्लो भी होना चाहिए पढ़ाई करने का, कि पहले आप एजुकेटर के लेक्चर्स को फॉलो करिए, फिर उसके बाद डीपीपीएस सॉल्व करिए, क्योंकि डीपीपीएस में क्या होता है ना, सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो एक एक सब टॉपिक पर हमारा स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाता है. एंड देन एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का टेक्स्ट, यू कैन गो थ्रू दैट, उसको रीड करिए, समझिए, डिकोड करिए क्या लिखा है वहां पर. फिर इसके बाद एनसीईआरटी
NCERT exemplar and then previous year question and repeat the same cycle. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इस तरह की जब हम ऐसी मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स यूज करते हैं तो यहाँ इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एक बारी एक एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा से उसको सॉल्व करें, और अगर वैसा आप करेंगे तो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि शायद रिवीजन के लिए आपके पास कोई खास टाइम बचेगा नहीं, राइट? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। जबकि अगर आप वो सही साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो बार बार आप हर चीज यू कैन गो बैक टू योर NCERT, वापस से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अपने DPP के, एग्जाम्पलर के, NCERT के, और मल्टीपल साइकिल्स में उसको कर सकते हो जहां से एफिशिएंसी बिल्ड होता है। एंड वी ऑल नो जहां नीट जैसे एग्जाम की बात होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात होती है, जहां मैसिव कंपटीशन रहता है, इट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, और इस तरीके से आपकी सही स्पीड और एक्यूरेसी एफिशिएंसी बिल्ड हो पाती है। आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल। यहाँ से आपको अभी समझ आया है कि क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज एंड फोकस्ड विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स यू फॉलो। और ये सेशन को देखने के बाद अभी आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लग जाइए अपने प्रेपरेशन में। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाय एवरीवन, जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिजिक्स में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं नीट की बेहतरीन लेवल पर और 180 आउट ऑफ 170 प्लस या फिर 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर रहे हैं, तो कौन से लिस्ट ऑफ बुक्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स। अब देखो, बहुत ज्यादा किताबें आपको मैं सजेस्ट कर दूं, आप सबको ऑर्डर करके परचेस करके घर में रख लें, लेकिन उसे पढ़ ना पाए, ऐसा आपके कोई काम आ नहीं सकता। तो मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखा है, इतना कि जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम इससे बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है क्लास लेक्चर्स, चाहे आप प्लस पर कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, या चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। NCERT बेस्ड होते हैं लेक्चर्स, आप इन्हें देखें। आप चाहे तो हमारा समर्थ बैच जो अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर चलता है उसे फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स की क्लासेस सुबह 7 बजे होती है। उसके बाद आपको डेली DPPs मिलती है, उन्हें सॉल्व किए। तीसरे नंबर पर PYQs। आज क्लास में मैंने कंप्लीट किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उस पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चंस आए हैं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। अब आप कहेंगे कि सर PYQ के लिए कौन सा रेफरेंस मटेरियल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए अलग अलग किताबें हो सकती है। आप MTG ले सकते हैं, आप दिशा पब्लिकेशन ले सकते हैं, और आप ऐसे कहीं भी अलग अलग बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। चौथे नंबर पर आता है, अगर आप रेफरेंस बुक की बात करें तो आपके पास DC पांडे ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल हैं, मेरे MS मॉड्यूल है, या फिर अगर आप अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट हैं, आइकॉनिक स्टूडेंट है, तो आपके पास एक आइकॉनिक मटेरियल होगा, उसमें जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, तो उसके अलावा आपको इस बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। तो या तो बुक हो या फिर आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आता है एक बहुत ही प्यारी किताब है जो है D मुखर्जी। काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं, स्पेसिफिकली रिवाइज करने के लिए काफी बढ़िया रहेगी। तो जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। पूरी मैकेनिक्स में कुछ 120 सवाल के आसपास है और पूरी मैकेनिक्स आपकी उससे कवर हो जाती है। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए है, रिकमेंडेशन में मस्ट नहीं है। अगर आपके पास समय है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर पर, जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, और वो है मॉक टेस्ट। इतना सब करने के साथ साथ हर 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। होप ये लिस्ट आपको मदद करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो ये था फिजिक्स की कौन कौन सा बुक्स और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो कर लेना चाहिए, किस तरह से फॉलो करना चाहिए, उसका बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द